आप सभी छात्र छात्राओं का सिविल इंडिया कोचिंग में स्वागत है। आज आपको पीईटी के कुछ प्रश्न सॉल्व कराए जाएंगे गणित में, जो आपके लेवल के भी होंगे और उनसे आप कुछ सीखेंगे भी। चलते हैं। पहला प्रश्न है आपका, 4/7 का गुणात्मक प्रतिलोम होगा। गुणात्मक प्रतिलोम होगा 4/7 का गुणात्मक प्रतिलोम होगा। ये होता क्या है कि जैसे कोई संख्या अंश में लिखी है तो वो हर में आ जाती है, और जो संख्या हर में लिखी होती है वो अंश में चली जाती है। समझ रहे हैं ना? तो 4/7 का गुणात्मक प्रतिलोम पूछा है तो इसका उल्टा हो जाएगा। तो 4/7 का उल्टा क्या हो जाएगा? 7/4। तो इसका आंसर है 7/4। बहुत ही छोटा प्रश्न है, आप इसे आराम से लगा सकते हैं इसे। अगला प्रश्न देखिएगा, ये है 0,2,3,6 और 7 अंकों से बनने वाली 5 अंकों की बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी संख्याओं में कितना अंतर है? तो जब आपको बड़ी से बड़ी संख्या बनानी होती है या आपको छोटी से छोटी संख्या बनानी होती है तो क्या करना है? जब आपको बड़ी से बड़ी संख्या बनाना है तो वो आसान होता है, पर जब आपको छोटी से छोटी संख्या बनाना होगा तो वो थोड़ा मुश्किल होता है। अब हमें यदि बड़ी से बड़ी संख्या बनानी है तो हम सबसे पहले सबसे बड़ा रखेंगे, फिर उससे छोटा रखेंगे, फिर उससे छोटा रखेंगे, फिर उससे छोटा रखेंगे और अंत में सबसे छोटा अंक रखेंगे। जब हम कभी बड़ा कुछ अंक दिए होते हैं, उनसे हमें सबसे बड़ी से बड़ी संख्या बनानी है तो हम पहले सबसे बड़ा अंक रखेंगे, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, ऐसे अंत में सबसे छोटा रखते हैं। पर जब हमें छोटी से छोटी संख्या बनानी होती है तो हम पहले सबसे छोटा अंक रखते हैं, फिर उससे बड़ा और लास्ट में सबसे बड़ा। पर जब कभी जीरो दिया होता है तो हम लोग जीरो को ऐसे पहले नहीं रखते हैं, नहीं तो ये 2 अंकों की संख्या हो जाएगी। समझ रहे हैं ना? एक अंक के बदले ये 2 अंक की हो जाएगी, या 2 अंक के बदले 1 अंक की हो जाएगी। जैसे कि ये 0,05 है, 2 अंकों की संख्या है, पर ऐसे लिख देंगे तो ये 1 अंक की हो जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि जब आपको 0 दिया होगा तो 0 आप 1 अंक के बाद लेंगे, मतलब सबसे पहले 0 नहीं लेंगे, नहीं तो वो 5 अंक की संख्या है तो वो 4 की हो जाएगी। तो 0 आप नहीं लेंगे, पहले आप क्या लीजिएगा? जो 0 से बड़ा है। तो 0 से बड़ा क्या है? 2। ठीक है, फिर आप 0 लीजिएगा, फिर जो 2 से बड़ा है 3 लीजिए, फिर 6 लीजिए और फिर 7 लीजिएगा। तो बच्चे, जो अंक दिए हैं उनसे सबसे बड़ी संख्या बनेगी 76,320 और सबसे छोटी संख्या बनेगी 20,367। अब आप इनको घटा दीजिएगा। तो 0 में 7 नहीं घटेगा, 10 में 7 घटाइएगा तो क्या आएगा? 3। अब यहाँ पर बचा है 1, तो 11 में 6 जाएगा, क्या बचेगा? 5। यहाँ पे बचा हुआ है 2, तो 2 में 3 नहीं जाएगा, 12 में 3 जाएगा, क्या बचेगा? 9। ठीक है, ऐसे जो है 5 है, 5 में 0 जाएगा तो 5 बचेगा, और 7 में 2 जाएगा तो 5 बचेगा। तो ये आ गया 55,953। तो ये जो आपका बी नंबर ऑप्शन है यही सही है, यही दिया है 55,953। आप लोग समझ गए होंगे कैसे करना है। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमको दिया हुआ है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है।
सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या क्या होती है? ऐसी संख्या जिसके केवल दो ही गुणनखंड होते हैं वो संख्या अभाज्य संख्या कहलाती है। ऐसी संख्या जिसके केवल दो ही गुणनखंड होते हैं, ऐसी संख्या जिसके केवल दो ही गुणनखंड होते हैं, यह अभाज्य संख्या कहलाती है। तो आपसे अब हमको पता करना है कि कौन सी संख्या होगी। ये तो पता है जिस संख्या के दो ही गुणनखंड होते हैं, या दूसरी भाषा में कह सकते हैं जिसमें एक का भाग जाएगा और स्वयं का भाग जाएगा, वो अभाज्य होती है। पर जब ये विद्वानों को इसमें फर्क करने के लिए आमंत्रित किया गया कि कौन अभाज्य है कौन भाज्य है, तो जो एक था इसे ना तो भाज्य की श्रेणी में रखा गया ना तो अभाज्य की श्रेणी में रखा गया, इसे अपवाद की श्रेणी में रख दिया गया कि ये क्या है? अपवाद है। ठीक, तो भाज्य की शुरुआत कहाँ से होती है? 2, 3, 5, 7, यहाँ से भाज्य की अभाज्य की शुरुआत होती है। और जो भाज्य की शुरुआत है वो 4 से होती है। कोई पूछेगा या आपको कहीं बताना है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2 है। तो वही आपसे पूछा गया था। इसका आंसर हो जाएगा 2 या सी नंबर ऑप्शन। एक बात और समझ लीजिएगा कि 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है और साथ में सम भी है। ठीक है ना? आगे प्रश्न होगा, बताऊंगा। अगला प्रश्न देखो, ये आ गया। अभी हम लोग इसी पे चर्चा कर रहे थे। सम अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी है? तो जितनी भी अभाज्य संख्याएं होती हैं वो सभी विषम होती हैं। जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं वो सभी विषम होती हैं। केवल एक संख्या को छोड़ दिया जाए, वो भी 2 को। तो कह रहा है सम अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी है? तो सम अभाज्य संख्याओं की संख्या है केवल 1। सम अभाज्य संख्याओं की संख्या है केवल 1। 2 को ना लगाना, 2 तो नंबर है, 2 अभाज्य होता है, पर यहाँ पे संख्या पूछा है। तो अभाज्य जो सम अभाज्य संख्याएं हैं उनकी संख्या केवल 1 होती है। यहाँ पे बहुत बच्चे भ्रमित हो जाएंगे, 2 लगा देंगे कि 2 अभाज्य तो होती है। ये नहीं पूछा है, पूछा है 2 अभाज्य भी होती है, साथ में सम अभाज्य भी होती है। पर इसमें पूछा है सम अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी है, नंबर पूछा है। समझ रहे हैं? तो नंबर 1 है। एक जो 2 है वो एकमात्र सम अभाज्य संख्या होती है, इसलिए आंसर होगा केवल 1। अगला प्रश्न आप लोग देखिएगा। अगला प्रश्न है विषम अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी है? ठीक है, आप लोग नंबर सिस्टम पढ़े होंगे संख्याओं के बारे में, तो आपको बताया गया होगा कि जो प्राकृतिक संख्याएं हैं वो कहां से कहां तक होती हैं? 1 से लेकर के अनंत तक होती हैं प्राकृतिक संख्याएं। तो ऐसे सम संख्याएं भी अनंत तक होती हैं, विषम भी अनंत तक होती हैं। तो अभाज्य भी कहां तक होंगी? अनंत तक। और भाज्य भी कहां तक होंगी? अनंत तक। पर इसमें ये नहीं पूछा, इसमें कह रहा है विषम अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी है। तो आपको पता है जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं वो सभी विषम होती हैं, केवल एक नंबर को छोड़ दिया जाए, किसको? 2 को। अब जितनी भी आगे होंगी 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, जितनी भी आगे होंगी ये सभी बच्चे विषम होती हैं। अतः इनका आंसर होगा अनंत। विषम अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी है? अनंत। जब प्राकृतिक संख्याओं का लास्ट हमें नहीं पता है तो हम सम विषम अनंत परिमेय किसी का भी नहीं बता सकते हैं। ठीक है ना? सबका आंसर होता है अनंत। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आप लोग देखिएगा। अगला प्रश्न है, ये कह रहा है कि किसी संख्या को 37 से भाग देने पर भागफल 135 तथा शेष 20 प्राप्त होता है, वह संख्या
क्या है। आप लोग ऐसे भाग देते होंगे, ठीक है ना। यहाँ पर जो रखते हैं उसको कहते हैं भाज्य, ठीक है। जो यहाँ पर होता है इसको कहते हैं भाजक। भाजक के अलावा इसका एक और नाम होता है विभाजक। यहाँ पर जो नंबर होता है उसको बोला जाता है भागफल, और जो सबसे नीचे होता है इसको हम लोग बोलते हैं शेषफल। अब बात आई है कि ये भाज्य कैसे निकाला जाएगा, ठीक है। तो ये भाज्य कैसे निकाला जाता है इसे आप लोग देखिएगा। भाज्य निकालने का तरीका ये होता है, ये जो दोनों अगल बगल के हैं इनको आपस में गुणा किया जाता है और शेषफल को जोड़ा जाता है, भाज्य निकाल आएगा। यदि अब हमको भाज्य निकालना है तो होगा भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। तो इसका भाजक कितना है, इसका भाजक है 37 और इसका भागफल कितना है 135 और इसका शेषफल कितना है 20। तो अब हम इसका गुणा कर लेंगे बच्चे। 135 में हम 37 का गुणा कर लेंगे तो ये आ जाएगा 7 पन्ना 35, 3 आएगा, 7 त्रिका 21, 21 3 24, 2 बचेगा, 7 एकम 7, 7 2 कितना होगा 9 इंटू 5 3 15, 1 आएगा, 3 त्रिका 9, 9 और 1 10, 1 बचेगा, 3 एकम 3, 3 और 1 4। इसे जोड़ देंगे, ये होगा 5, 5 4 9, ये होगा 9 और ये होगा 4। तो गुणा करने से आया 4995 और इसमें 20 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 5, 9 2 11, 9 1 10, 4 1 5। आंसर होगा 5015। तो ये सी नंबर जो है ये सही है इस प्रश्न के अनुसार। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। याद रखिएगा जब भी आपको भाज्य निकालना होगा तो भाजक और भागफल का आपस में गुणा करना होगा, शेषफल जोड़ना होगा। एक बात और याद रखिएगा, शेषफल हमेशा भाजक से छोटा होता है। अगला प्रश्न है ये आपके सामने, किसी संख्या को 783 से भाग देने पर 48, किसी संख्या को 783 से भाग देने पर 48 शेष बचता है, उसी संख्या को 29 से भाग देने पर शेष क्या होगा। तो आप देखिएगा इसमें जो है अब इसको हम करेंगे कैसे, ठीक है ना। आप ये भी ध्यान रखिएगा उत्तर ये आएगा वो आएगा, ये तो सब कुछ हो सकता है, ठीक है ना। पर सबसे जो महत्वपूर्ण है वो आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है ना। उत्तर तो हम रख के किताब इस सबका उत्तर देते रहेंगे, ये है इसका ये है। सबसे महत्वपूर्ण है कि आपको समझ में आना चाहिए। तो जब ऐसा कोई प्रश्न होता है कि जब हमने 783 से भाग दिया था तो जो शेष है वो 48 आया था, अब हमें भाग देना है 29 से, तो ऐसे प्रश्नों में हम पहले वाले शेष को रखते हैं और अब जिससे भाग देना है उससे सीधे भाग देते हैं। तो जब 29 से भाग देंगे, 29 से कम 29 एक बार जाएगा, कितना बचेगा 19, जो बचेगा वही शेषफल होगा। तो आंसर है 19। ऐसे प्रश्नों में जो पहले वाला शेषफल बचता है उसमें सीधे भाजक से भाग दे देते हैं, आंसर हमें मिल जाएगा। अब अगला प्रश्न है, ये प्रश्न थोड़ा सा गलत है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये इतना नहीं रहेगा प्रश्न, ठीक है। सॉरी, ये प्रश्न जो है यहाँ तक रहेगा। ये कह रहा है -5 से बड़ी तथा +5 से छोटी सभी प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल है। तो ये आपको एक भ्रमित करने के लिए इस प्रकार का दे रखा है। आपको पता है कि प्राकृतिक संख्याएं कभी माइनस में नहीं होती हैं। प्राकृतिक संख्याओं की शुरुआत होती है 1 से, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, इनका गुणा कर दीजिए आपस में तो ये होगा 4 तियाँ 12, 12 दूनी 24,
यही आंसर है। 5 को इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि कह रहा है +5 से छोटी, अतः 5 को नहीं लिया जाएगा। तो इसका आंसर आएगा सी नंबर। अगला प्रश्न है आपके सामने, अच्छा प्रश्न है। कह रहा है 3 संख्याओं का योग 210 है। पहली संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी है तथा तीसरी संख्या की चौगुनी है, सबसे बड़ी संख्या होगी। तो आप लोग यहाँ पर 3 संख्याएं लीजिए, ए, बी और सी। इसमें जो पहली संख्या है वो दूसरी संख्या की दोगुनी है और जो पहली संख्या है वो तीसरी संख्या की 4 गुनी है। तो आप तीसरी संख्या को 1 मानेंगे तो दूसरी 2 होगी और पहली क्या हो जाएगी 4, ऐसे हो जाएगा। और इनका जो है योग 210 दे रखा है, तो सबसे बड़ी संख्या बताना है। इसे कैसे सॉल्व करेंगे? अब हमें क्या करना है, ये 4 2 1 क्या है, तो ये मैंने रेशियो निकाला है। अब 210 को हमें 4 2 1 में बांटना है और 4 का मान निकालना है। 4 का आशय सबसे बड़ी संख्या का मान पूछा गया है। 4 2 6 और 1 7 जोड़ेंगे, 7 यूनिट का मान दिया हुआ है 210। यहाँ से हम 1 यूनिट का मान निकालेंगे तो वो आएगा 7 त्रिका 21 30 आएगा, भाग दे देंगे। अब हमसे सबसे बड़ी संख्या पूछा है, तो सबसे बड़ी संख्या है 4। 4 यूनिट का मान निकालेंगे तो वो आ जाएगा 30 इंटू 4। 30 में 4 का गुणा करेंगे तो उत्तर आएगा हमारा 120, जो कि बी नंबर है, अतः बी नंबर इसका सही है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इस प्रकार के प्रश्न आपको नंबर सिस्टम के अलावा औसत में भी पढ़ने को मिलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। कह रहा एक विद्यार्थी को एक परीक्षा में सही प्रश्न, यहाँ पे थोड़ा सा गलत है, सही प्रश्न करने के 4 नंबर मिलते हैं। यदि वो उसे सही करेगा तो उसे 4 नंबर मिलेगा तथा प्रश्न गलत करने पर 1.5 नंबर काट दिया जाता है। इसमें माइनस मार्किंग भी है 1.5 का। यदि विद्यार्थी ने कुल 80 प्रश्न किया और उसे 210 नंबर मिला हो तो बताइए उसने कितने प्रश्न सही हल किए। मान लीजिएगा 80 प्रश्न हैं और यदि सभी प्रश्नों का उत्तर वो दे देता सही सही तो उसे कितने नंबर मिलते, 320, मतलब पूर्णांक 320 का होगा। पर उसे अंक कितने मिले हैं, 210, तो कितना नहीं मिले हैं, 110। 110 अंक क्यों नहीं मिले हैं? क्योंकि उसने कुछ प्रश्नों का उत्तर गलत दिया होगा। अब आप बताइएगा, जो प्रश्न वो गलत करेगा तो उसे कितने का नुकसान होगा? जो 4 मिल रहा था वो भी नहीं मिलेगा और 1.5 नंबर हमारा काट लिया जाएगा। कुल मिला के कितने का नुकसान होगा, 5.5 नंबर का नुकसान होगा, 5.5 का। तो ये 110 नंबर क्यों कटे हैं? क्योंकि हमने कुछ प्रश्न गलत किए हैं और एक प्रश्न गलत करने में 5.5 नंबर कटता है। इससे भाग दीजिएगा, भाग दे देंगे, 55 दूना 110, दशमलव लगा है ऊपर एक जीरो बढ़ेगा। कुल मिलाकर जब हम 20 प्रश्न गलत करेंगे तब हमारे 110 नंबर कटे हैं। तो हमने सही कितने किए होंगे? टोटल प्रश्न कितने थे, 80, हमने गलत कितना किया, 20, तो सही कितना किया होगा, 60। कोई ऑप्शन मैच कर रहा है, सी नंबर है, ये सी नंबर आपका सही है। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। ये भी प्रश्न है, ये भी अच्छा प्रश्न है क्योंकि भाषा दे रखी है। कह रहा है कुछ घोड़े और उतनी ही संख्या में आदमी कहीं जा रहे हैं।
2/3 आदमी अपने घोड़े पर बैठे हैं, जबकि शेष आदमी अपने घोड़ों का नेतृत्व करते हुए पैदल चल रहे हैं। यदि जमीन पर चल रहे पैरों की संख्या 70 हो तो बताएं कि घोड़ों की संख्या कितनी है। ये नेतृत्व और पैदल वाली बात समझ गए ना। जो नेतृत्व करके चल रहे हैं वो घोड़े के साथ पैदल चल रहे हैं, मतलब आदमी भी नीचे है और घोड़ा भी चल रहा है। जो घोड़े के ऊपर बैठे हैं, ठीक है ना, उसका आशय है कि वो घोड़े के पीठ पर बैठे हैं, वो पैदल नहीं चल रहे, घुड़सवारी कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है जो घुड़सवारी कर रहे होंगे वहाँ पर 4 पैर होंगे और जो घोड़े के साथ साथ चल रहे होंगे वहाँ पे 6 पैर होंगे। ठीक है, पर बात ये आती है, अब ये ना आप लोग का ये घोड़ा छोटा हो सकता है, ठीक है ना, पैर उसके भी जमीन में होंगे, ऐसा कुछ तात्पर्य इससे नहीं होता है। अब यदि ये 2/3 वाला लफड़ा नहीं दिया होता तो क्या होता, जो लोग घोड़े के साथ पैदल चल रहे होंगे वहाँ पर पैर 6 होंगे, जो घोड़े के पीठ पे बैठे होंगे वहाँ पर पैर 4 होंगे, 6 4 का औसत निकालेंगे 5 होगा, मध्य में होता है, 5 का भाग 70 में देंगे 14 आंसर आ जाएगा। पर यहाँ पे लफड़ा दे रखा है, ये है 2/3 वाला। कैसे करेंगे, ये भी हल होगा। आप रखिएगा 2/3। जो 2/3 घोड़े मालिक हैं वो घोड़े के साथ साथ पैदल चल रहे हैं। 2/3 आदमी अपने घोड़े पर बैठे हैं, सॉरी, मतलब वहाँ पर मात्र 4 पैर होंगे, तो अब बचे कितने घोड़े, 1/3 बचे, और ये लोग घोड़े के साथ साथ पैदल चल रहे हैं, तो यहाँ पे 6 का गुणा करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे तो ये होगा 8/3, उसे सॉल्व करेंगे तो वो आएगा 2, इसे सॉल्व करेंगे तो 3 दूनी 6, 8 6 14, ये आएगा 14/3। देखिएगा ये कोई ट्रिक नहीं है, कॉन्सेप्ट है। 14/3 क्या है, ये घोड़ों के पैरों का औसत है, और घोड़े के पैर कितने हैं 70, 70 में आप 14/3 का भाग दीजिए, 3 ऊपर चला जाएगा, 14 का भाग देंगे 70 में 5 आएगा, 5 3 15, आंसर आएगा 15। घोड़ों की संख्या कितनी है, 15 है। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये प्रश्न है और इस प्रश्न को आप लोग पढ़ें ध्यान से। कह रहा है 2 अंकों की एक संख्या तथा उसके अंकों के योग का अनुपात 4:1 है। यदि इकाई का अंक दहाई के अंक से 3 अधिक है तो यह संख्या है। इस प्रकार के प्रश्न को यदि आप ऑप्शन से करेंगे तो आसान हो जाएगा, वैसे भी होता है पर थोड़ा टफ होता है। यदि ऑप्शन से कर रहे हैं तो आपसे कह रहा है इकाई का अंक दहाई के अंक से 3 अधिक है, तो ये तो हो नहीं सकता है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, क्योंकि इसी का इकाई का अंक दहाई से 3 अधिक है, बी नंबर है। पहले वाले के अनुसार भी 2 इक्वेशन के अनुसार यही फिट बैठ रहा है। कह रहा है 2 अंकों की एक संख्या तथा उसके अंकों का योग, 2 अंकों की संख्या 36 है, इसके अंकों का योग करेंगे 9 आएगा, और 36 और 9 का रेशियो निकालेंगे, 9 चौको 36, 4:1 आएगा। आ गया ना ये, अतः यही ऑप्शन जो है आपका सही है। ऑप्शन से इस प्रकार के प्रश्न को करेंगे तो आसानी से लग जाएगा। अब हम लोग आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, ये इस प्रकार का प्रश्न आप लोग पढ़े हैं। कह रहा है सभी अंकों 0 4 5 तथा 7 को केवल एक बार प्रयोग करके बनाई गई सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर है। यदि आप सबसे बड़ी संख्या बनाएंगे तो आपको पता है जब बड़ी हम लोग बनाएंगे या छोटी बनाएंगे दोनों का मतलब पता है। बड़ी में क्या करते हैं हम लोग, जो सबसे बड़ा अंक है उसको पहले रखते हैं, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा और अंत में सबसे छोटा। जब छोटी संख्या बनाते हैं तो सबसे छोटा सबसे पहले रखते हैं, पर यदि 0 दिया होता है तो 0 को नहीं रखते हैं, जो 0 से बड़ा है उसको रखते हैं, फिर 0 को रखते हैं, फिर उससे बड़ा और अंत में सबसे बड़ा। इनको घटा देंगे
तो 0 में 7 नहीं जाएगा, 10 में 7 जाएगा, 3 बचेगा, यहाँ आएगा 3, 13 में 5 जाएगा, 8 बचेगा, 4 में 0 जाएगा, 4 बचेगा, 7 में 4 जाएगा, 3 बचेगा। उत्तर हो गया 3483। ए नंबर ऑप्शन आपका सही है। अब हम लोग आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या तथा 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का अंतर है। एक बात याद रखिएगा, कोई 4 अंकों की बड़ी कहे या 5 अंकों की सबसे बड़ी कहे, आपको उतनी ही बार 9 बना देना है। तो यदि 5 बार 9 बना देंगे तो ये 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। और 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या यदि आपको लिखना है तो सबसे छोटी संख्या में 1 होता है और उसके पीछे 0 ही होते हैं। अब 6 अंकों की है तो 5 0 होंगे। इनका यदि हम अंतर करेंगे तो 1,00,000 और 99,999 में जो अंतर होता है वो 1 का होगा। अतः ए नंबर ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है आपके पास में, कह रहा है ये ए, बी तथा सी 3 क्रमागत संख्याएं हैं, तो निम्न में कौन सा संबंध सदैव सत्य होगा। ए, बी, सी 3 क्रमागत संख्याएं हैं तो कौन सा संबंध सही होगा, हमें चेक करना पड़ेगा। मान लीजिए 3 क्रमागत संख्याएं लिखी हैं 2, 3, 4, तो इसके अनुसार ये कह रहा है बी स्क्वायर बराबर ए सी होना चाहिए। तो हम बीच वाले का वर्ग करेंगे 9 आएगा और इनका गुणा करेंगे 8 होगा। पहला वाला ऑप्शन तो गलत है। दूसरे वाले में जाएंगे, यही वाला प्रश्न लेके कह रहा है बी स्क्वायर बराबर ए सी प्लस 1, तो ये होगा 9, गुणा करेंगे 4 दूनी 8, एक जोड़ेंगे तो ये आएगा 9 बराबर 9। ये वाला प्रश्न जो है, ये वाला ऑप्शन सही है, मतलब बी स्क्वायर बराबर ए सी प्लस 1 होता है। आप और भी चेक कर सकते हैं, आप 4, 5, 6 ले लीजिएगा, इसका वर्ग करिएगा 25 होगा, इसका गुणा करिएगा 6 चौको 24 होगा, 24 में एक जोड़ेंगे 25 होगा, तो ये आएगा 25 बराबर 25। अतः कौन सही है, बी स्क्वायर बराबर ए सी प्लस 1। बाकी प्रश्न आपको कल सॉल्व कराए जाएंगे। और आप लोग कोचिंग का जो चैनल है सिविल इंडिया कोचिंग सेंटर प्रयागराज, आप लोग इसे सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप लोगों को पेट का संपूर्ण तैयारी इसमें मिल जाएगा लगभग, और जो उचित होगा वो ही मिलेगा, अनुचित नहीं मिलेगा। मतलब आपका समय बर्बाद नहीं किया जाएगा। धन्यवाद।